28 फरवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज से संबंधित। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि अभी राजस्थान में भारत व जापान के बीच में धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का 5वां एडिशन है वो आयोजित होने वाला है, इसलिए ये न्यूज़ में है। न्यूज़ आपको समझ में आ गई कि धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है उसका 5वां एडिशन अभी जापान और भारत के बीच में आयोजित होने वाला है। न्यूज़ ये थी, हमें समझ में आ गई। सबसे पहले बात करते हैं धर्म गार्जियन एक्सरसाइज के बारे में। इसका ये कौन सा एडिशन है? 5वां एडिशन है। किस किस के बीच में ये हो रहा है? ये हो रहा है जापान और भारत के बीच में। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? भारत और जापान के बीच में ये होती है। ठीक है जी। अभी कहाँ आयोजित हो रहा है ये? अभी राजस्थान में आयोजित होता है। ये एनुअल है, एक साल भारत में आयोजित होता है, नेक्स्ट साल ये जापान में आयोजित होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। पर्पज क्या है इसका? इसका पर्पज है मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना। भारत और जापान के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ावा देना इसका पर्पज है। ठीक है। पर्पज मोस्ट ऑफ जो एक्सरसाइज होती है उनका सेम ही होता है, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना, जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है उसको शेयर करना, यही पर्पज होता है। तो पर्पज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं भारत और जापान के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। देखो, एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और जापान के बीच में कौन कौन सी और एक्सरसाइज होती है। तो जापान और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिम्बैक्स। क्या नाम है उसका? जिम्बैक्स। ये नेवल एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान रखना, आर्मी की है, नेवी या एयरफोर्स की है। तो जिम्बैक्स है वो नेवल एक्सरसाइज है, ये भारत और जापान के बीच में होती है। दूसरी अभी हमने देखी धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच में होती है। तीसरी एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज है ना, वो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया वो यूएसए के मध्य होती है। इसमें 4 देश शामिल है जो कि क्वाड के पार्ट हैं। वो चारों देश इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेते हैं। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिन्यू मैत्री। सिन्यू मैत्री है वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये भी भारत और जापान के मध्य होती है। तो भारत और जापान के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? पहली धर्म गार्जियन, दूसरी मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार 4 देशों के मध्य होती है जो क्वाड के पार्ट है। तीसरी एक्सरसाइज है जिम्बैक्स, ये नेवल एक्सरसाइज है, भारत और जापान के बीच में होती है। चौथी एक्सरसाइज है वो सिन्योमेट्री है, ये भी भारत और जापान के बीच में होती है, ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ का रीज़न है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अभी नो एलिफेंट रोड कॉरिडोर बनाने का अप्रूवल दे दिया है। अब नो एलिवेटेड रोड कॉरिडोर क्या होते हैं, तो पहले तो इनको समझ लो, तो आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एलिवेटेड कॉरिडोर ये होते हैं कि नीचे से है ना रोड जा रही है और ऊपर से इस प्रकार का कॉरिडोर जा रहा होता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एलिफेंट है, कोई भी एनिमल है, उसको दूसरी साइड जाना है, रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है, तो उसको रोड के सहारा लेके या ट्रेन का सहारा ले, मतलब ट्रेन की पटरी को पार करते हुए या रोड को पार करते हुए नहीं जाना पड़ेगा। अगर वो रोड को पार करते हुए जाता है तो उसका नुकसान क्या होता है? इससे टकराव हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। एनिमल, आपने सुना होगा कि हाथी की डेथ हो गई, तो इससे डेथ होने का खतरा रहता है कि एनिमल और जो व्हीकल वगैरह उसकी टकराव होने से डेथ होने का खतरा रहता है। तो उन्हें बचाने के लिए एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाए जाते हैं। तो अभी NBFW मतलब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसने अभी नो एलिवेटेड रोड कॉरिडोर को अप्रूवल दिया है। ये न्यूज़ हमें समझ में आ गई, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है। अब हम एक बार पूरा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये है क्या। इससे है ना, इसका जो काम है ना वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को प्रमोट करना है। किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको प्रमोट करने के लिए ये काम करता है। ठीक है। ये गवर्नमेंट है उसको एडवाइस देता है कि किस प्रकार से मेजर लिए जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे कि अभी एलिवेटेड रोड कॉरिडोर था, और भी जो भी इस प्रकार के जो भी प्रोजेक्ट होता है उनको अप्रूवल देने का काम भी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा किए जाते हैं। ठीक है जी। ये है ना वाइल्ड लाइफ से संबंधित एपेक्स। एपेक्स मतलब टॉप की बॉडी है। वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो भी एक्शन वगैरह लिए जाते हैं इसके लिए टॉप की बॉडी है, वो है वाइल्ड लाइफ बोर्ड फॉर, मतलब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में इसे स्थापित किया गया था। कौन से एक्ट के तहत इसे स्थापित किया गया था? ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को कौन से एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? तो इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
1972, वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे स्थापित किया गया था। इस एक्ट का नाम याद रखना, इस एक्ट के थ्रू इसे स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2003 में इसे स्थापित किया गया था। सदस्य कितने, मेंबर इसके कितने हैं? तो इसके 47 सदस्य हैं। इसके प्रधानमंत्री है, वो इसकी हेड है, चेयरमैन है या चेयरपर्सन कौन है? तो प्रधानमंत्री जी इसके चेयरमैन है या चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन कौन है? एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, वो इसके लिए वाइस चेयरमैन का काम करते हैं। तो चेयरमैन प्रधानमंत्री जी है और वाइस चेयरमैन एनवायरमेंट मिनिस्टर है। ठीक है जी। और इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी शामिल होते हैं, स्टेट के लोग शामिल होते हैं, स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो भी शामिल होते हैं, एनजीओ भी इसमें कई सारे शामिल होते हैं। तो ये इसके मेंबर थे। इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसका? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का कार्य करता है। तो इसका सिग्निफिकेंस इसलिए हो जाता है कि इंटरनेशनल जो वाइल्ड लाइफ ट्रीटी है ना, वहाँ पर भारत का रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा किया जाता है। इसने है ना, इससे पहले था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, उसका स्थान लेके अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया। तो इससे पहले कौन था? इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था। ये चीज़ याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। इसमें आप तो ये एक्ट का नाम याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे स्थापित किया गया था 2003 में। टोटल मेंबर्स 47 है। प्रधानमंत्री जी इसके चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन कौन है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। काम वाम आपको पता ही होगा। तो ये हमारा जो आर्टिकल था वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से संबंधित था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है कि CSTO से कुछ मेंबर अभी बाहर हो रहे हैं। रसिया भी इससे बाहर होने की बात कर रहा है, सस्पेंड होने की बात कर रहा है। तो ये CSTO से संबंधित इसलिए न्यूज़ में। तो सबसे पहले देख लो कि CSTO है क्या। दरअसल रसिया है ना, वहाँ जो आसपास के रीजन है जैसे कि बेलारूस है, ठीक है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन आसपास के रीजन में रसिया का पहले USSR था ना, उसका वर्चस्व था। तो USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद में यहाँ पर रसिया का धीरे धीरे वर्चस्व खत्म होने लगा और यहाँ पर USA की प्रेजेंस बढ़ने लगी, USA की आर्मी यहाँ पर बढ़ने लगी। तो रसिया को डर था कि USA है वो कभी भी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकता है। तो USA की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए रसिया ने अपने जो अलाई कंट्री थी, अपने नेबर कंट्री थी, उनसे एक मिलकर एक ट्रीटी की। ये ट्रीटी की गई 1992 में ये ट्रीटी की गई थी। इस ट्रीटी के तहत आसपास के देशों द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी जिसका नाम था कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये 1992 में अभी ये ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं है, यहाँ पर अभी ओनली ट्रीटी हुई है, बाद में ऑर्गेनाइजेशन बाद में बनेगी। अभी पहले ट्रीटी हुई, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। तो इस ट्रीटी में आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश साथ में आए और इन्होंने कहा कि USA की जो भी प्रेजेंस बढ़ रही है उसे कम करना चाहिए, उसका काउंटर करना चाहिए। बट यहाँ पर बात बनी नहीं। तो यहाँ पे कुछ और देश ज्वाइन होते रहे, कुछ छोड़ते रहे, तो पूरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना। तो ये ट्रीटी था, बैकग्राउंड हमने देखा। अब रसिया को तो काउंटर करना ही था, तो ये देश तो यहाँ पर बात बनी नहीं। फिर बाद में क्या हुआ, 2002 में यानी 2002 में इस ऑर्गेनाइजेशन CSTO की स्थापना कर दी गई। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस था, मतलब अंतर जो सरकारी होता है, एक मिलिट्री अलायंस बन गया। मतलब इसके सारे देश हो गए वो एक मिलिट्री की तरह काम करें। अगर एक देश पे अटैक होगा तो दोनों बाकी सारे देश है वो उसकी हेल्प करेंगे। जो इसमें मेंबर थे वो 6 मेंबर थे। कौन कौन से? रसिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये इसके 6 मेंबर थे। उज्बेकिस्तान है, उसने 2006 में ज्वाइन किया और 2012 में इससे बाहर हो गया था। तो अभी 6 मेंबर बचे थे। बट आर्मेनिया अभी, अब देखो अभी वापस जाएंगे कॉन्टेक्स्ट पे, क्या रीजन चल रहा है अभी। उससे पहले अभी बात कर रहे हैं कि आर्मेनिया अभी इससे बाहर जा सकता है। तो ये था। अब देख लेते हैं दरअसल हो क्या रहा है, रीज़न क्या हुआ है। तो एक बार आप है ना मैप देख लो, यहाँ पर क्या कौन सा देश है? यहाँ पर है अजरबैजान और यहाँ पर है आर्मेनिया। इन दोनों के बीच में नगरो कारबाख एक रीजन है, नेग्रो कारबाख एक रीजन है। ये अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में। आर्मेनिया क्लेम करता है कि ये हमारा है, अजरबैजान क्लेम करता है कि ये हमारा है। तो इन दोनों के बीच में इसके लिए युद्ध भी हो चुका है और कॉन्फ्लिक्ट भी इसके लिए चलता रहता है। अब दोनों के बीच में ये टेंशन था ही। बट आर्मेनिया है ना, वो पार्ट है किसका? रसिया का। ये CSTO है ना, उसका पार्ट है आर्मेनिया। तो आर्मेनिया को उम्मीद थी कि रसिया है वो हमारी हेल्प करेगा, रसिया साथ में आएगा और अजरबैजान से हमारा ये जो पार्ट है ना वो लेने में हमारी हेल्प करेगा। बट रसिया ने इसकी हेल्प करी नहीं। रसिया के भी कुछ और रीज़न हो सकते हैं, तो रसिया ने हेल्प की नहीं।
तो अब आर्मेनिया का कहना था कि हम आपकी एक तो अलाई कंट्री है, आपके इस ग्रुप का पार्ट है, हमारे युद्ध हुआ तो आपने सहायता नहीं की हमारी, हमारा ये पार्ट लेने में आप हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, तो हम आपके इस ग्रुप में आपके साथ रहने का हमारा फ़ायदा क्या है, तो हम तो इससे दूर चले जाएंगे। ऐसा कह के आर्मेनिया है वो सस्पेंशन की धमकी दे रहा है, इस ग्रुप से बाहर जाने की धमकी दे रहा है। तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड था। एक बार आप मैप में देख लो, ऊपर जॉर्जिया है, ये अजरबैजान, ये आर्मेनिया है, नीचे टर्की है, ठीक है। ये जो बीच का रीजन था जिसके लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, नरगो वाक है वो ये रीजन है, ठीक है, ये रसिया वगैरह है। तो ये इसकी वजह से अभी सारा ये मुद्दा चल रहा था, ठीक है। आर्मेनिया और रसिया अब दोनों आमने सामने आ चुके हैं और आर्मेनिया ने कहा हम ये ग्रुप छोड़ देंगे। इस ग्रुप से है ना रसिया ने आसपास के देशों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है, उनके लिए सैटेलाइट लॉन्च में भी हेल्प करी है, मिलिट्री एडवांसमेंट में हेल्प की है, उन्हें हथियार प्रोवाइड करवाए हैं। बट अभी ये ग्रुप है वो टूटने के कगार पर है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था CSTO से संबंधित। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो NB8 से संबंधित है। आज ज़्यादातर जो आर्टिकल है ना वो IR के ही हैं, मतलब इससे IR से संबंधित है। प्रीलिम में थोड़ा बहुत काम आ सकता है, लोकेशन है ये सब काम आ सकती, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो हमारा ये आर्टिकल है ना NB8, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी हेल्प कर सकता है। आर्टिकल क्या है? नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन, मतलब NB8 नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन ये आर्टिकल है, मतलब एक ग्रुप है उससे संबंधित एक है। न्यूज़ में क्यों आया है कि अभी NB8 है ना उसके सदस्यों द्वारा रायसीना डायलॉग में हिस्सेदारी ली गई थी, भागीदारी ली गई थी सामूहिक रूप से, इसलिए न्यूज़ का विषय बन गया है। अब हम एक बार NB8 के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? NB8 की स्थापना हुई थी 1992, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक रीजनल ग्रुप है, आसपास के जो देश हैं उनका एक ग्रुप है। बाद में हम इसकी लोकेशन वगैरह सब कुछ देख लेंगे। तो इसका एम क्या है? देखो ये सारे ग्रुप होते हैं ना, इनका एम एक ही होता है, ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करना और जो भी ग्लोबल इश्यू चल रहे हैं उनको उठाना। तो मोस्ट ऑफ जो इनके एम होते हैं सेम ही होते हैं, तो आपको एम को याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मेंबर की बारे में बात करें तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क ये है नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री और बाल्टिक कंट्री ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क ये देश हैं नॉर्डिक कंट्री में। और बाल्टिक कंट्री कौन कौन से? एस्टोनिया, लात्विया, लिथुनिया ये 3 देश हैं, ये बाल्टिक कंट्री है। ये देश है ना साथ में मिले हैं, मतलब टोटल देश कितने हो गए? 3 देश हो गए बाल्टिक के और 5 देश हो गए वो हो गए नॉर्डिक के। तो ये 5 और 3 8 देश मिलकर इन्होंने NB8 ग्रुप बना दिया है। N का मतलब होता है नॉर्डिक, B का मतलब बाल्टिक, 8 देश है इसे NB8 इसे कहा जाता है। समझ में आ गया? NB8 क्यों कहा जाता है? नॉर्डिक, बाल्टिक 8 देश है इसलिए इसे NB8 कहा जाता है। देश कौन कौन से? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया ये बाल्टिक देश है। इन 8 देशों का ग्रुप है। तो इतनी तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी जो ये ग्रुप है ना ये काफ़ी क्लोज आने की बात कर रहा है, ये अपने जो भी विचार है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। तो भारत के पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? देखो भारत है ना वो काफ़ी चीज़ों में इनसे को रिलेट करता है। जैसे ये इनोवेशन की बात करते हैं, भारत भी इनोवेशन से काफ़ी अग्रसर है। ये ग्रीन ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इंडिया भी अभी ग्रीन पे काफ़ी फोकस कर रहा है। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, इंडिया भी हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी में इंडिया और भारत दोनों, भारत और नॉर्डिक कंट्रीज आपस में जो NB8 है ये आपस में सहयोग कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं, स्पेस के सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो इनके और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो कोऑपरेशन के एरियाज हैं वहाँ पर ये साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल, मैथ्स के पर्सपेक्टिव आप यूज़ भी कर सकते हो। मैप देख लेना, प्रीलिम के लिए आपका फोकस होना चाहिए कि मैपिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है जी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। एक टर्म है उसको पता होना चाहिए आपको, बस टर्म का मतलब पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादातर डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं आपको। टर्म है ग्रे जोन वारफेयर। न्यूज़ में क्यों है? अभी रायसीना डायलॉग में हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनके द्वारा इसके बारे में बात की गई ग्रे जोन वारफेयर की, इसलिए न्यूज़ में। तो ग्रे जोन वारफेयर होता क्या है? एक तो होता है डायरेक्ट वॉर होता है, ठीक है जी। एक होती पीस का मामला कि वहाँ पर शांति चल रही, कोई वॉर नहीं हो रही। इनके बीच में होता है एक ग्रे जोन वार। एक होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में मतलब वॉर नहीं हो रही है, किसी और देश के थ्रू वॉर चल रही है। जैसे कि USA और USSR के मध्य डायरेक्ट वॉर नहीं चल रही थी, दोनों अलग अलग देशों में जाके लड़ रहे थे। जैसे USSR अफगानिस्तान में प्रेजेंस थी इसकी, तो USA द्वारा अफगानिस्तान के जो भी इसके अगेंस्ट में थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था, तो दूसरे देश में प्रॉक्सी वॉर चलती थी। बट ग्रे जोन वॉरफेयर में क्या होता है? डायरेक्ट वॉर नहीं होती है, बट ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं। जैसे कि
एसर्टनेस दिखाना, एक्सपेंशन करना, जैसे चाइना आज एक्सपेंशन कर रहा है आसपास के रीजन में, भारत के पास में आता है, कभी डोकलाम में मुद्दा कर लेता है, कभी साउथ चाइना सी में मुद्दा कर लेता है, एक्सपेंशन की नीतियाँ है वो बढ़ा लेता है। इससे क्या तो वॉर नहीं होती, बट वॉर जैसी सिचुएशन कभी भी बन सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, कभी भी ऐसे काम किए जाते हैं, साइबर वॉर कर लिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया पर चाइना द्वारा ये किया गया था, साइबर अटैक किया गया था। साथ ही साथ में स्टेटस चेंज करना, जैसे चाइना और भारत की बॉर्डर है तो उसे चेंज करने की चाइना कोशिश करेगा, तो स्टेटस चेंज करना, ठीक है। वॉर भी, इससे कभी भी वॉर हो सकता है, बिकॉज कि देखो ऑब्वियस है, वो वॉर की कोशिश करेगा, फिर वापस पीछे हटेगा, फिर वॉर करेगा, तो कभी भी अगर दोनों देश की खसक गई तो आपस में लड़ाई हो सकती है, ठीक है। इसमें मेडिसिन की वॉर हो सकती है, इंटरनल और भी कई वॉर हो सकती है, ट्रेड वॉर हो सकती है, तो ये है ना ग्रे जोन वॉरफेयर में आता है। तो आपको टर्म ओनली पता होनी चाहिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। तो आज की हम क्वेश्चन दे आपको होमवर्क में ट्रू एंड फॉल्स देख के आना है। कल के हमारे ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात करें तो पहला सीपीसीबी, ये है ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1940 में बनाया गया था, तो नहीं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं है, ये वाटर एक्ट के तहत बनाया गया था, तो पहला हमारा फॉल्स हो जाएगा। दूसरा गिनी वॉर्म से संबंधित है, तो ये वाटर से फैलता है, तो हाँ वाटर से फैलता है, ये ट्रू हो जाएगा, जो भी खराब प्रदूषित वाटर होता है उससे फैलता है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, क्या ये मोरक्को में, ये मोरक्को में नहीं है, ये तंजानिया में, तो ये भी तीसरा भी फॉल्स हो जाएगा। पहला तीसरा फॉल्स है, दूसरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। अब एनजीटी से संबंधित हमारा एक होमवर्क था, उसमें जो पहली स्टेटमेंट दी गई एनजीटी से संबंधित वो करेक्ट है, और दूसरी स्टेटमेंट है तो वो भी, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरी करेक्ट है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये चार्ल्स वुड स्पेस से संबंधित जो क्वेश्चन था वहाँ पर हमारी ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। आपको होमवर्क में एक पीवाईक्यू है और एक ज्योग्राफी का इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये आपको देख के आना है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।